सभ्यता का विकास हुआ है। दुनिया के देशों में नगरीय सभ्यता का विकास कई सौ साल के बाद हुआ है, लेकिन भारत के बारे में सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास की किताबों में, तो पता चलता है कि बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे किस्म के नगर इस देश में बसाए गए थे और उन नगरों में अतिरिक्त उत्पादन का सामान आकर बिका करता था जो गांव से आता था। तो गांव थे प्राथमिक उत्पादन की इकाई और नगर थे उस उत्पादन को खपत कराने वाले। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम बेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूँ। बस हिंदी में करूंगा, उनका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सुनाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। माने कहने का मतलब ये है कि भारत के गांव अपने उत्पादन में इतने स्वावलंबी हैं कि वहाँ हर चीज पैदा होती है, वहाँ कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बाहर से बस एक ही चीज लाई जाती है, वो नमक, क्योंकि नमक भारत के हर गांव में पैदा नहीं होता। और ये सच्चाई है, आप जानते हैं भारत में हर गांव में नमक पैदा नहीं होता और हो नहीं सकता। नमक पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगवान की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नमक का बनना, और एक व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा नमक का बनाया जाना। भगवान के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था है नमक की, वो ये कि ये मिट्टी है ना, जैसे परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, इस मिट्टी में सब कुछ है। इस मिट्टी में लोहा है, इस मिट्टी में तांबा है, इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में जस्ता है, इस मिट्टी में बॉक्साइट है, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम है, इस मिट्टी में गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, मटर है, तेल है, सब कुछ है। इसी मिट्टी में नमक भी है, और मिट्टी का नमक समय के काल के प्रवाह में पहाड़ बनता रहता है, पत्थर बनता रहता है, और वो फिर हम अपने उपयोग के लिए लेते रहते हैं। तो कई स्थानों पर भारत में नमक के पहाड़ होते हैं। अब दुर्भाग्य अपने देश का ये है, अफसोस अपने देश का ये है कि जितने नमक के पहाड़ इस देश में होते थे, वो सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया। लाहौर सुना है आपने? ये लाहौर के आसपास जब आप घूमेंगे, कराची के आसपास जब आप घूमेंगे, इस्लामाबाद के आसपास जब आप घूमेंगे, और पाकिस्तान का एक हैदराबाद इलाका है, भारत में एक हैदराबाद है, एक पाकिस्तान में भी है, तो ये लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, ये इलाके में बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं। लाहौर के आसपास तो सबसे ज्यादा है। कभी लाहौर भारत का अंग था, ये तो अंग्रेजों की कुटिलता की नीति से और भारत के कुछ नेताओं के कुर्सी प्रेम के कारण पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तान बनने का कोई कारण नहीं था। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक इतिहास की जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा उनको मिला नहीं, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की उनको जबरदस्ती दे दिया। तो पाकिस्तान लोगों ने नहीं मांगा, जिन लोगों ने मांगा उनको नहीं मिला, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की पाकिस्तान की, उनको दे दिया।
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाके के मुसलमानों ने कभी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये तो बंगाल और बिहार के कुछ मुसलमानों ने, जो जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो बंगाल और बिहार को तो पाकिस्तान मिला नहीं, पाकिस्तान मिल गया पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और उस इलाके के लोगों को, जिन्होंने कभी मांगा नहीं। तो ये पाकिस्तान तो बना है, लोगों की मांग पे नहीं बना, कुछ लोगों के कुर्सी प्रेम के कारण और अंग्रेजों की कुटिलता और चालाकी भरी नीति के कारण बना। तो दुर्भाग्य अब हमारा ये है कि हमारे नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान में चले गए और काफी कुछ नमक आजकल वहां से आता है। तो और भी भारत में कुछ इलाके हैं, लेकिन छोटे से इलाके हैं जहां पहाड़ में नमक है। तो मिट्टी बनी, भगवान ने बनाई, हजारों साल में ये मिट्टी बनती है और उस मिट्टी में हजारों साल में पहाड़ बनते हैं और उन पहाड़ों में हजारों साल में नमक के पहाड़ बनते हैं। तो एक नमक तो पहाड़ों से आता है, जिसको आप काला नमक कहते हैं, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं, जिसको आप उपवास का नमक कहते हैं, ये तो पहाड़ों से आता है। और दूसरा नमक है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वो समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उस पानी को सूरज की धूप में तपाकर सुखाकर बाष्प बन के पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांव में होता था, गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने तो बड़ी मेहनत की है कि भारत के एक एक गांव में क्या क्या होता था उसकी सूची बनाई है। तो आप हैरान हो जाएंगे, एक एक गांव में 2-2 हजार से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती थी। गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर, तो ये तो उंगलियों पे गिने जाने वाले नाम है ना। ऐसी 2000 से ज्यादा वस्तुएं भारत के अधिकांश गांवों में पैदा हुआ करती थी। और गांव कितने थे इस देश में? लगभग 7,50,000 के आसपास गांव थे अंग्रेजों के आने के पहले। क्योंकि भारत कितना बड़ा था अंदाजा है आपको, पूरा बांग्लादेश भारत का अंग था, पूरा पाकिस्तान भारत का अंग था और पाकिस्तान के आगे तक भारत की सीमाएं लगा करती थी, अफगानिस्तान तक। तो भारत में लगभग 7.5 लाख गांव थे। हमारे करीब 1.25 लाख गांव बंटवारे के चक्कर में भारत से कटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। आज हमारे देश में 6,38,365 गांव रह गए हैं, क्योंकि 1.25 लाख गांव हमारे बंटवारे में चले गए। और इन गांव में उत्पादन की 2-2 हजार चीजें जब हुआ करती थी, उन्हीं चीजों से हमारे देश में उद्योग चला करते थे। आपको ये बात तो समझ में आती ही होगी, क्योंकि आप में से कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे कि मूल उत्पादन जो होता है, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र में कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिससे उद्योग चलते हैं। जैसे कपास का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको आधुनिक भाषा में हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट कपास। जैसे गेहूं का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। चने का उत्पादन मूल उत्पादन है। हमारे देश के गांव में मूल उत्पादन होने वाली 2000 से ज्यादा वस्तुएं थी। अब उनका संशोधन और प्रोसेसिंग करके शहरों में सामान जाने के लिए तैयार होता था। तो गांव में उत्पादन का बड़ा भारी तंत्र था। गांव में कपास से लेकर हर तरह की चीज पैदा होती थी। गांव में कपास होती थी, कपास का सूत बनता था, सूत का कपड़ा बनता था, कपड़ा बाजारों में बिकता था, शहर के बाजारों में बिकता था, यूरोप के बाजारों में बिकता था। इसी तरह गांव में रेशम होती थी, रेशम के उत्पादन से सूत बनता था, उस सूत से रेशमी कपड़ा बनता था, वो रेशमी कपड़ा दुनिया भर के बाजारों में बिका करता था। इसी तरह से गांव में गेहूं, चना, चावल, दाल आदि होते थे अनाज के रूप में, और ये अनाज गांव के लोगों को खाने के लिए तो पर्याप्त थे ही, शहर वालों को भी इसी में से मिला करता था। इसी तरह से गांव में जो खदान होती है खनिज की, वहां से लोहा निकलता था, लोहे का अयस्क निकलता था, तांबे का अयस्क निकलता था, चांदी का अयस्क निकलता था, सोने का अयस्क भारत के कुछ क्षेत्रों में निकलता रहा। कर्नाटक में खासकर कुछ गांवों में सोने का अयस्क निकलता रहा है, आज भी थोड़ा बहुत निकलता है। तो चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है। आप अगर सूची बनाएंगे ना, लोहा, चांदी, तांबा आदि आदि, ऐसे 90 उत्पाद हैं जिनको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। 90 तरह के खनिज भारत के लगभग गांव में ही निकलते हैं, गांव की सीमाओं में निकलते हैं। और इन खनिजों के आधार पर उद्योग चलते थे
और सारे देश में और दुनिया में उनका माल बिकता था। इसी तरह से भारत के जंगल सारे के सारे गांव के और गांव समाज की संपत्ति थे। जंगलों में सैकड़ों किस्म के फल और हजारों किस्म की जड़ी बूटियां निकलती रहीं और भारत के गांवों में उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके, शहर में थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग करके दुनिया भर के बाजारों में बिकती रही। तो गांव की अर्थव्यवस्था को थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, संकेत में कह रहा हूं कि हर तरह की चीज गांव में पैदा होती थी। याद रखना आप, 2000 वस्तुएं भारत के गांव में थी, जिनमें 90 खनिज और अनाज का अगर गिरना शुरू करें तो सैकड़ों किस्म के अनाज, और उसके अलावा बनने वाला कपड़ा, बनने वाली रस्सी, बनने वाली सुतली, ये सब गांव में होता था। और ये सारा काम जो गांव में होता रहा, इसको करने के लिए लोग कौन थे? हमारे देश में कारीगर लोग हुआ करते हैं, वो गांव समाज के सबसे अभिन्न अंग थे। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गांव में होते थे, सब गांव में। लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सुनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गांव में होते थे। और ये कारीगरी का काम करके अच्छी अच्छी वस्तुएं बना के दिया करते थे। और उस जमाने में जो अर्थव्यवस्था चलती थी ना, वो वस्तु विनिमय की थी। कारीगर काम करते हैं लकड़ी का और कुछ वस्तु बनाते हैं, वो किसी को बेचते थे तो बदले में गेहूं मिलता था उनको, या चावल मिलता था, या चना मिलता था, या दाल मिलता था। तो कारीगर के पास अगर 1 एकड़ भी जमीन नहीं है तो भी उसकी जिंदगी चलती थी, क्योंकि वो लकड़ी का कुछ भी बना के बेचेगा तो गेहूं, चावल, चना, दाल घर की जरूरत का मिल जाएगा, कपड़ा उसको घर की जरूरत का मिल जाएगा। कोई मोची है, वो उसकी जरूरत का जूता बना के उसको दे देगा, बदले में उससे लकड़ी का सामान ले लेगा। कोई सुनार है, उसकी पत्नी को गहने बनाकर दे देगा, बदले में उससे कुछ और ले लेगा। तो ये वस्तु विनिमय के आधार पर सभी कारीगर गांव के किसानों के आसपास इर्द गिर्द घूमते थे। किसान केंद्र में होता था, कारीगर उसकी परिधि पर होते थे। किसान जो उत्पादन कर रहा है अनाजों का, उससे दूसरी चीजों का लेन देन चलता रहता था। इसलिए इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, वो ये है कि हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। इस बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी विशेषता एक ही चीज की है, हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, चना भी होगा, दाल भी होगी, मटर भी होगी, कपड़ा भी होगा, जूते भी होंगे, लोहारी के काम में से निकलने वाले सामान भी, सब चीजें सबके पास होंगी, क्योंकि हर एक के पास विनिमय करने के लिए कुछ न कुछ सामान था। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गांव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। और एक बात बताऊं कि भारत में अंग्रेजों ने बहुत अध्ययन किया है गांव की न्याय व्यवस्था पर और गांव की चिकित्सा व्यवस्था पर। तो पता चलता है कि भारत की सारी न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायत आधारित हुआ करती थी। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे। और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, 1 गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत। झगड़ा जितना बड़ा, पंचायत उतनी बड़ी, ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा, पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी। और उसमें सारे झगड़े, सारे फैसले हुआ करते थे। और महत्व की बात ये होती थी कि उन झगड़ों और फैसलों में वादी भी संतुष्ट होता था, प्रतिवादी भी संतुष्ट होता था, क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता था और वो धर्म की कसम खा के न्याय किया करता। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा मैंने अध्ययन और अभ्यास किया, तो 1-2 अद्भुत बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में ये जो पंचायतें चला करती थी फैसले करने के लिए, सबसे महत्व की बात है कि पंचायत लगती थी मंदिर में। मंदिर जो था वो पंचायत का केंद्र होता था। पंचायत जुड़ती थी मंदिर में और भगवान को साक्षी मान के वो सरपंच बैठता था धर्म की गद्दी पर, और वो पंच जो है कसम खाता था, संकल्प लेता था भगवान के सामने कि मैं न्याय करूं, किसी के साथ अन्याय न करूं और किसी से द्वेष न रखूं, कोई भेदभाव न करूं।
ऐसी कसम खाकर, ऐसा संकल्प लेकर भगवान के सामने सरपंच बैठता था और उसके पंच बैठते थे और वो फैसला किया करते थे। तो 99% फैसले ऐसे होते थे जो वादी को भी पसंद आते थे, प्रतिवादी को भी पसंद आते थे, और उन फैसलों के आगे जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सारा न्याय गांव में ही हो जाता था। और कुछ मामले मैंने अभ्यास किए कि जो बहुत क्रिटिकल होते थे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। जयपुर के पास एक गांव है बस्सी गांव की पंचायत के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। तो उसमें मैंने पाया कि एक बार बस्सी गांव की एक पंचायत लगी, उसमें किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करना भारत में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि सब भगवान के बनाए हुए जीव हैं, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने गलती से या जैसे भी जानबूझ के किसी की हत्या कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए बस्सी गांव की पंचायत 20 दिनों तक बैठी। एक दिन बैठी 3-4 घंटे, दूसरे दिन पंचायत बैठी 3-4 घंटे, 20 दिन तक लगातार पंचायत बैठती रही। और जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो गया, पंचायत वहां से उठी नहीं। तो ये समझ में आता है कि जो गंभीर मामले हुआ करते होंगे वो पंचायतों के द्वारा इस तरह से सुलझाए जाते थे कि गांव-गांव में 20-20 दिन की पंचायतें लगा करती थी। साधारण मामले 1-2 घंटे में ही निपट जाते होंगे। तो इस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी। और इस न्याय व्यवस्था का जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, वो भारत में धर्म था। और धर्म वो नहीं जो कर्म कांड वाला है, धर्म वो जिसको आचरण में हम उतार सकते हैं। और ये वो धर्म था जिसकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं धर्म के। वो 10 लक्षण भारत की हर पंचायत व्यवस्था में न्याय करते समय दिखाई देते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की 1875 में, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा दी और धर्म को 10 लक्षणों से युक्त बताया। और उन्होंने कहा कि ये लक्षण अगर कोई व्यक्ति रखता है या जिसमें ये धारण करता है, वो ही धार्मिक है या धर्म वही है। तो वो 10 लक्षण जो मैंने देखे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए, वो भारत की ग्रामीण व्यवस्था की जब पंचायत चलती थी या पंचायत जुड़ती थी, तो वहाँ सब दिखाई देते हैं पंचों में और सरपंचों में। वो कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, वो संप्रदाय वाला धर्म नहीं था, वो धारण करने योग्य, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इंसान को इंसान बनाए, उसके आधार पर फैसले और निर्णय हुआ करते थे। और हैरानी इस बात की होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत की सभी ग्राम पंचायतें लगभग इसी आधार पर चला करती। तो न्याय व्यवस्था में हम स्वावलंबी थे, उत्पादन में और उद्योग में हम स्वावलंबी थे। और इसी तरह से गांव की चिकित्सा व्यवस्था चला करती थी। लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना। किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतारकर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में। वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में। हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे और 20-25 दिन से लेके 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। और आप एक्सरे करा लो तो हड्डी का इंच से इंच मिला लो, इतनी बेहतरीन जुड़ाई हड्डी की वो करते हैं। उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, MRI की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसी कला है, हाथों में इतना हुनर है कि पकड़ के बिठा दिया तो हड्डी का वही हिस्सा वहां बैठेगा जहां पर उसको जुड़ना है। वो MBBS नहीं है, वो MD नहीं है, वो BAMS नहीं है, वो BHMS नहीं है,
लेकिन भगवान का दिया हुआ हुनर और पुरखों से सीखी हुई कला इतनी जबरदस्त उनके हाथों में है कि हाथों से हड्डियां जोड़ते। भारत के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हर गांव में जो वैद्य होता था, ऐसे ही लगभग हर 2 गांवों में एक हाड़ वैद्य हुआ करता था, हर 5 गांवों में लगभग एक सर्जन हुआ करता था। सब तरह के चिकित्सा के काम ये गांव में हो जाया करते थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की माँ गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए। और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी। एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहाँ चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर, वो ये कि किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निःशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था? उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी उनके घर आता था कुछ न कुछ लेके आता था। और हमारे देश में तो कहा गया है, चिकित्सक के घर जाओ, गुरु के घर जाओ और बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। अब चिकित्सकों के घर इतने लोग आते होंगे तो कुछ न कुछ लेके आते होंगे, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही। और उसका कारण ये था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव-गांव में होती रही, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी। गांवों में लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था, कोई कोई गांव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम एक गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे और गुरुकुल 7,32,000 थे। माने एक आध कोई गांव को छोड़ दिया जाए तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आजादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हजारों साल पहले से 7,32,000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी,
गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे, और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे, और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। शिक्षा हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी, चिकित्सा हमारी स्वावलंबी थी, कृषि उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था, दूध उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था। दूध और दही के बारे में तो भारत में आपने अभी तक सुना है कि दूध और दही की नदियां बहती थी। अब ये दूध दही की नदियां बहना तो ये मुहावरा है, मतलब ये है कि किसी को पानी मांगना हो तो दूध उपलब्ध होता था, किसी को पानी पीना हो तो मट्ठा उपलब्ध होता था, छाछ उपलब्ध होती थी। 150 साल पहले के गांव के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अद्भुत बात जो लगी कि गांव के लोग पानी तो बहुत कम पीते थे, पानी की जगह दूध पीते रहते थे, मट्ठा पीते रहते थे। और हमारे यहाँ गांव की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात रही है, दूध और मट्ठे जैसी चीजें कभी बेची नहीं जाती थी। गरीब से गरीब आदमी को उपलब्ध होती थी, वो बेची नहीं जाती थी। इसका मतलब एक ही है, हर गरीब आदमी को दूध और मट्ठा उपलब्ध होता था। मैंने मेरे बचपन में मेरी आंखों के सामने देखा है, ये तो अभी 30 साल पहले तक के भारत में दिखाई देता था। मेरी दादी को मैंने देखा है, सवेरे वो मट्ठा बिलोती थी, खूब सारा दूध होता था, दही होता था, और अपने घर के लिए रख के पड़ोसियों में वो बंटने के लिए चला जाता था, और उसके बाद भी बचता था तो जानवरों को खाने और खिलाने के लिए चला जाता था। मट्ठा बटता था, मक्खन बटता था, घी बटता था, दूध बटता था, दही बटता था, माने किसी को खरीद के खाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अद्भुत अर्थव्यवस्था स्वावलंबन की थी। और एक छोटी सी आखिरी बात और बताऊं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कि श्रम का भारत में कभी भी लेन देन नहीं हुआ, मूल्य नहीं तय हुआ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम हमेशा से अमूल्य रहा, बिना मूल्य का, जिसका मोल नहीं कर सकते आप, ऐसी चीज को अनमोल कहते हैं। भारत में श्रम हमेशा से अनमोल रहा। गांव में श्रम का विभाजन इस तरह से था कि जो काम कोई व्यक्ति अकेले स्तर पे कर सकता है वो अकेले करता था, जिस काम को करने के लिए वो अकेला समर्थ नहीं है उसको करने के लिए पूरा गांव उसके यहाँ इकट्ठा होता था। आप तो गांव में रहे होंगे, हम तो गांव में काफी बचपन में रहे हैं, और अभी भी भारत में उत्तर पूर्व के मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं जहां गांव के किसी व्यक्ति को घर बनाने की जरूरत पड़े तो पूरा गांव उसको सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाए। कोई उसकी ईंट बनवाए, कोई उसका गारा तैयार करवाए, कोई ईंट चिनवाए, कोई गारा चिनवाए, घर बन के तैयार हो जाए, किसी को कोई मूल्य न देना पड़े। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको मदद की है, जब उस व्यक्ति का घर बनेगा तो ये जाके उसकी मदद करेगा। तो श्रम इस तरह से विभाजित था हमारे गांव में। सबके घर बने हैं एक दूसरे की मदद से। किसी ने घर नहीं बनाया इस देश में पैसे लगा के। इस तरह का श्रम विभाजन था। मैंने तो बचपन में देखा है कि किसी का छप्पर होता है ना, छत जिसको हम फूस की बनाते हैं, वो छप्पर किसी का डालना हो तो सारा गांव 10 मिनट के लिए इकट्ठा होता था, छप्पर चढ़ा के एक एक अपने घर में चला जाता था। छप्पर 1 मिनट में तैयार हो जाता। छप्पर बनाने में गांव इकट्ठा होता था, छप्पर डलवाने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार खड़ी करने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार को चिनवाने में गांव इकट्ठा होता था। इस तरह से सब एक दूसरे के घर बनाया करते थे। खेत में भी ऐसा ही श्रम विभाजन था। किसी एक किसान के खेत में बुआई हो रही है
तो बुआई के समय गांव के मोहल्ले के लोग उसके यहाँ आ जाएंगे और एक दिन में पूरी बुआई करके चले जाएंगे। फिर वो किसान दूसरे के यहाँ जाके उसी तरह का कर देगा, फिर तीसरे के यहाँ जाके कर देगा। तो संपूर्ण गांव के किसानों की बुआई भी ऐसे ही होती थी, कटाई भी ऐसे ही होती थी, निराई भी ऐसे ही होती थी, गुड़ाई भी ऐसे ही होती थी। ये 150 साल पहले तक व्यवस्था चलती रही। तो श्रम का विभाजन जो था